नमस्ते दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। क्षितिज पुस्तक का काव्यखंड हमारे चल रहा था, जिसके 8 पाठ हम पढ़ लिए थे हमने। आज 9वां पाठ है ऋतुराज। ऋतुराज की कन्यादान कविता का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऋतुराज का जीवन परिचय क्या था। तो आइए शुरुआत करते हैं। जीवन परिचय। ऋतुराज का जन्म 10 फरवरी सन 1940 को भरतपुर हुआ था। मतलब राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, राजस्थान के भरतपुर में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। किस में एमए किया? अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त होकर वे जयपुर में रहते हैं। अब भी वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कहाँ पर रह रहे हैं? जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनके कितने कविता संग्रह? 8 कविता संग्रह। 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख है। उन्होंने सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। उनको है वो सोमदत्त परिमल सम्मान है, मीरा पुरस्कार है, पहल सम्मान है और बिहारी पुरस्कार आदि पुरस्कार उनको प्राप्त भी हो चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया। इनके लेखन का विषय क्या था कि समाज में जो चिंताएं व्याप्त है वह उन्होंने अपने लेखन का विषय बनाया। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ और वे अपने आसपास के रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक विसंगतियों और विडंबनाओं पर गहरी निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। आइए अब हम जान लेते हैं पाठ परिचय। आज हमारा जो कन्यादान पाठ है उसका परिचय हम जान लेते हैं। पाठ परिचय। कन्यादान। कन्यादान का मतलब होता है कन्या का दान। वैसे यह शब्द सभी परिचित है इस शब्द से, क्योंकि सभी माता पिता कन्या का दान करते हैं। वैसे ये शब्द होना नहीं चाहिए। दान मतलब दान किसी को दे देना, उसका किसी पे कोई अधिकार नहीं होता है। यहाँ पर कन्यादान में कवि ने माँ की चिंता को व्यक्त किया और बेटी को सीख दी है कि किस प्रकार ससुराल में जाके तुम रहोगी। तो कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। यानी एक स्त्री के परंपरागत आदर्श होते हैं जो प्रत्येक माँ है वो अपनी बेटी को ससुराल जाते समय देती है। तो कुछ उन आदर्शों से हटकर है ना, वो माँ है वो अपनी बेटी को सीख दे रही है। कि कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं। समाज में ऐसी व्यवस्था व्याप्त हो गई है इस पुरुष प्रधान समाज में कि सारे स्त्रियों के लिए एक बंधन बांध दिए गए कि ये नियम है, ये करना है, तुमको ससुराल जाके ये करना है, वो करना है। सारे एक बंधन है जो स्त्री को सौंप दिए गए हैं। पुरुष के लिए ऐसा कोई बंधन होता नहीं है। वे आदर्श के मुखौटे में बंधन होते हैं। सारे इनको ऐसे आदर्श पिरो दिए जाते हैं कि ये नियम है जो तुमको पालन करना है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा होता है और बार बार स्त्री को ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम कमजोर हो, तुम कोमल हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, और वो उपहास का पात्र बनी रहती है। यहाँ आगे माँ के लिए लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। यानी कवि है जो यहाँ माँ के माध्यम से एक बेटी को कहने जा रही है कि तुम लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो इसके बारे में आगे हम कविता में विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। पर एक ये आदर्श माँ उसको प्रस्तुत कर रही है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की सहेली होती है। वास्तव में ऐसा माना जाता है कि एक बेटी है वह माँ के सुख दुख की सहेली होती है। माँ प्रत्येक अपनी दिल की बात है वो अपनी बेटी को बताती है, और जब बेटी ससुराल चली जाती है, उसका कन्यादान कर दिया जाता है, माँ अपने आप को बिल्कुल अकेली पाती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है कि जिस प्रकार के जीवन में कोई अंतिम पूंजी होती है उसी प्रकार माँ के जीवन की अंतिम पूंजी बेटी होती है। बेटी को जब वो विदा कर देती है तो वो ऐसा समझती है जैसे मेरी अंतिम पूंजी चली गई हो, मेरे सुख दुख का साथी चला गया हो। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। यहाँ पे कोई कोरी भावुकता नहीं है। माँ ने जो इतने दिनों में अनुभव किया है, संसार में रह के अनुभव किया है, समाज में रह के अनुभव किया है, उन सारी बातों की प्रासंगिक यहाँ पर प्रामाणिक अभिव्यक्ति है जो लेखक ने माँ के माध्यम से यहाँ करवाई है।
छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदना भी व्यक्त हुई है। ऋतुराज ने छोटी सी कविता में स्त्री की भावना को इतना बढ़िया व्यक्त किया है कि वास्तव में एक स्त्री जीवन कैसा होता है, कन्यादान के पश्चात उसके साथ क्या होता है और एक स्त्री को कैसा होना चाहिए। तो ये तो था पाठ परिचय। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं आज हमारी मूल कविता की तरफ। बहुत अच्छी कविता है, छोटी सी कविता में बहुत ज़्यादा कवि ने इसमें कह दिया है। जो बेटियों के साथ होता आया है उसको यहाँ पर उन्होंने सिद्ध कर दिया है। तो देखो अपन पढ़ते हैं कन्यादान, मतलब माता पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में देते हैं और उस समय कन्यादान कर देते हैं कि आज से हमारी बेटी पराई हो गई है। तो इसी को यहाँ पर दिया है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ कवि माँ के माध्यम से कह रहे हैं कि माँ का दुख था जो कितना प्रामाणिक था, कितना वास्तविक था, जब वह अपनी बेटी को दान में दे रही है, किसी के हाथों में उसका हाथ सौंप रही है और उसको पराया कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी अंतिम पूंजी चली गई हो, उसके दुख सुख की साथी जा रही है और वो उसको दुख को प्रकट नहीं कर पा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी। यहाँ कवि है वो माँ के माध्यम से कह रहे हैं कि जो माँ की बेटी थी वह अभी सयानी नहीं थी। सयानी मतलब समझदार नहीं थी, इतनी भोली व सरल थी कि उसको कुछ भी पता नहीं था, बिल्कुल छोटी थी, वह बड़ी नहीं हुई थी, भोली थी, सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचना मतलब पढ़ना होता है यहाँ पर, और आभास मतलब एहसास, कि उसे सुख का तो एहसास था क्योंकि बेटी जब माँ के घर में रहती है तो उसको सुख ही सुख प्राप्त होता है। तो एक माँ अपने बेटी के लिए ये कह रही है कि मेरी बेटी को सुख का तो आभास था, उसे पता था सुख क्या आता है, पर उसको दुख को पढ़ना नहीं आता था क्योंकि उसने कभी दुख देखा ही नहीं था। पीठिका थी उस धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका मतलब पढ़ने वाली, यानी उसको पता था, उसने दूर से धुंधले प्रकाश के रूप में दुख को देखा था कि दुख होता क्या है, धुंधले प्रकाश की तरह। जैसे हम धुंधले प्रकाश में देखते हैं तो हमको कोई स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार बेटी ने दूर से धुंधले प्रकाश रूपी दुख को देखा तो जरूर था, पर कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कि उसने कुछ तर्कों के माध्यम से, कुछ के माध्यम से सुना था दुख ये होता है, पर उसको वो कभी पढ़ नहीं पाई थी कि वास्तव में दुख होता क्या है। तो माँ को यहाँ वही दुख था कि मेरी बेटी जा रही है और उसने सुख ही सुख देखा है, वो अभी छोटी है, भोली है, सरल है, उसने कभी दुख को देखा ही नहीं है, उसको सुख ही आभास था। तो आगे जाके उसके साथ क्या होगा। अब देखो आगे माँ है वो अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है ससुराल जाते समय, उसका बहुत अच्छा वर्णन यहाँ कवि ने किया है। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पे मत रिझना, मतलब यहाँ पर माँ है वो अपनी बेटी को कह रही है, पहला आदेश क्या, पहली उनको वो सलाह दे रही है कि बेटी पानी में झांककर अपने चेहरे को देखना, पर अपने चेहरे पे घमंड मत करना, अपने सुंदरता पर घमंड मत करना। ये सुंदरता कुछ पल की है, कभी न कभी ढल जाएगी, इसलिए कभी भी अपने चेहरे को झांक कर देखना, पर उसके ऊपर घमंड मत करना। दूसरी सलाह माँ यहाँ पर दे रही है, आदर्श रूप में माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। माँ अपनी बेटी को कहती है, बेटी आग होती है, ससुराल में बहुत प्रताड़ना सहन करनी पड़ेगी, बहुत दुख कष्ट सहन करने पड़ेंगे, पर तू कभी गलत कार्य मत करना, क्योंकि आग हमेशा है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, खाना बनाने के लिए होती है, उसमें जल मरने के लिए नहीं होती है। क्योंकि आज के समाज की विडंबना है कि बेटी, बहुत सारी बेटियां ऐसी है जो ससुराल में दुख से पीड़ित होकर आग का सहारा ले लेती है और जल मरती है। तो यहाँ पर माँ उसको सीख दे रही है, बेटी कभी ऐसा कार्य मत करना, कभी जल मत मरना, क्योंकि आग सिर्फ रोटियां सेकने के लिए, जल मरने के लिए नहीं है। वस्त्र, तीसरी आगे सीख क्या देख रही है, देखना आप कितने बढ़िया सीख है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ कह रही है बेटा वस्त्र है, आभूषण है, ये सब क्या है, स्त्री जीवन के एक बंधन है, एक भ्रम है कि इसमें मैं सुंदर दिखती हूँ,
ये सिर्फ बंधन है, उस पर तू रिझना मत, उसको पाकर प्रसन्न मत हो जाना, बल्कि तेरे पे जो भी अत्याचार होंगे उसका तू खुलकर विरोध करना, पर उन चीजों को देखकर तू कभी भ्रम में मत पड़ना और अपने को सुख प्राप्त मत कर लेना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। आगे माँ कह रही है बेटा तुम लड़की हो, तुम्हें सब समझाएंगे, तुम लड़की हो, तुमको आदर्श भी रह जाएंगे, तुम लड़की हो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम सब कुछ करना, अपने आदर्श में रहकर ससुराल के प्रत्येक नियम का पालन करना, पर मेरी एक सलाह है कि लड़की है पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब तुम पे कभी कोई अत्याचार हो तो तुम खुल कर विरोध करना, कभी ये मत कहना कि मैं लड़की हूँ, उस खोखले आदर्श में मत रहना कि लड़की है, लड़की को ये सब सहन ही करना पड़ता है। अत्याचार का विरोध करना और उस विरोध के माध्यम से अपने पे जो दुख या दर्द हो रहा है उसको तुम विरोध के माध्यम से प्रकट करना। यहाँ पर माँ बहुत अच्छी सीख दे रही है। माँ जिस पूरे जीवन भर में जिस वेदना को उसने सहा है, समाज में रह के जिस बंधनों को उसने देखा है, वही वो लड़की को समझा रही है कि बेटी ससुराल में जाकर तुम ये करना वो करना वो करना, क्योंकि माँ कन्यादान करते वक्त अत्यंत दुखी है और अपनी बेटी को कह रही है कि संसार के खोखले आदर्शों में मत पलना, उस आदर्श को छोड़ना, और अगर तुम पे कुछ भी हो अत्याचार हो तो तुम उसका खुलकर विरोध करना। यहाँ पर कवि ने स्त्री जीवन की जो बड़ी दुखद बातें हैं उसको यहाँ प्रकट किया है कि माँ की चिंता किस प्रकार होती है अपनी बेटी के लिए, उसको प्रकट किया है। बहुत ही शानदार कविता थी। आज यहाँ पर बच्चों ये खत्म होती है कविता। अपन आगे बढ़ते हैं इसके कठिन शब्दार्थ की ओर। प्रमाणिक मतलब प्रमाणों से सिद्ध, सयानी मतलब बड़ी, आभास मतलब एहसास, वाचना मतलब पढ़ना, भ्रम मतलब धोखा, लयबद्ध मतलब सुरताल मतलब दूसरों के सुर में सुर नहीं मिलाना, यूं रिझना मन ही मन प्रसन्न होना, आभूषण गहना शाब्दिक शब्दों का। अब देखो अपन अभ्यास प्रश्न यहाँ सोल्व करते हैं। कवि ने अंतिम पूंजी किसे बताया है? माँ को, लड़की को, स्त्री जीवन को, आग को? तो माँ ने बताया था अंतिम पूंजी लड़की को, कि लड़की, कवि कह रहा था कि लड़की जो थी वो माँ की अंतिम पूंजी थी। दुख वाचना किसे नहीं आता था, मतलब दुख को पढ़ना किसको नहीं आता था? लड़की को नहीं आता था कि दुख क्या होता है। माँ के घर में उसने सुख ही सुख देखा था। अति लघुत्रात्मक प्रश्न आगे है। कवि ने स्त्री जीवन का बंधन किसे बताया है? तो कवि ने स्त्री जीवन का बंधन वस्त्र और आभूषणों को बताया है कि वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के ऐसे बंधे हैं जिसमें वो बंध कर रह जाती है। माँ ने लड़की को कैसा नहीं दिखने के लिए कहा है? माँ ने लड़की को कहा है कि लड़की हो पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बहुत बड़ा व्यंग किया इस क्वेश्चन में, इस पंक्ति में, कि लड़की हो, आदर्शों में रहना, मर्यादा में रहना, पर अत्याचारों का खुलकर सामना करना। अपने चेहरे पर मत रिझना का क्या तात्पर्य है? मतलब यहाँ माँ अपनी बेटी को कह रही है कि तुम सुंदर हो पर अपनी सुंदरता पर प्रसन्न मत होना, क्योंकि सुंदरता कुछ पल की होती है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लगने लगी थी? क्योंकि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लगने लगी थी क्योंकि माँ की सबसे निकट बेटी होती है, वह सुख दुख की सहेली होती है, और जब उसका कन्यादान करती है तब उसको ऐसा लगता है कि वह अंतिम पूंजी है उसकी और वो चली गई है उसको छोड़कर। आगे हम लघुत्रात्मक प्रश्न देखते हैं। आपके विचारों से माँ ने ऐसा क्यों कहा? लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बिल्कुल, लड़की को आदर्शों में बांध दिया जाता है, मर्यादाओं में बांध दिया जाता है। यहाँ माँ यही कह रही है कि तुम लड़की हो, कोई बात नहीं, उन खोखले आदर्शों का पालन करना, उन मर्यादा को पालन करना, अपने चेहरे पे मत रिझना, सबका सम्मान करना, पर अगर तुम पर कभी कोई अत्याचार हो तो उसको खुलकर विरोध नहीं करना। तब ये मत समझना लड़की है, कोमल है, कमजोर है। नहीं, लड़की कभी कोमल और कमजोर नहीं है। इस प्रकार माँ उसको शिक्षा देती है तो बिल्कुल सही शिक्षा है कि लड़की है, सभी बातों का पालन करना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, पर कभी भी अत्याचारों का सामना नहीं करना चाहिए। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने वही सीख दी कि बेटी अपने चेहरे पे मत रिझना, है ना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जल मरने के लिए नहीं है। स्त्री जीवन का आभूषण वो बंधन है। आगे माँ उसको कह रही है कि जो वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रम है, स्त्री जीवन के बंधन है। लड़की हो तुम, लड़की जैसी दिखाई मत देना आदि सीख है जो माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है, ससुराल जाते वक्त दे रही है। वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरफ बंधन है। स्त्री जीवन के उपरोक्त पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ पर
कवि ये कहना चाहता है कि वस्त्र और आभूषण एक बंधन है जिसको पहन के सुंदर दिखाई दिया जा सकता है, पर उन बंधन में बंध कर किसी भी चीज के भ्रम में मत पड़ना और किसी भी विरोध का गलत चीज का सामना करना। कन्यादान कविता में माँ की मूल चिंता क्या है? माँ की मूल चिंता यही कि मेरी बेटी छोटी है, सयानी है, भोली है, सरल है, उसने हमेशा सुख ही सुख देखा है, उसको दुख बाँचना ही नहीं आता है, दुख पढ़ना ही नहीं आता है, दुख का उसको एहसास ही नहीं है, तो आगे जाके वह ससुराल में जाकर क्या करेगी, कैसे रहेगी, ये इसकी माँ की मूल चिंता है। आगे देखो निबंधात्मक प्रश्न। आपकी दृष्टि से मैं कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल गलत बात है ये कि कन्या कोई दान देने की चीज नहीं है। यहाँ पर हमेशा से पुराने जमाने से परंपरा चली आ रही है कन्यादान। कन्यादान शब्द ही गलत है जी, क्योंकि कभी जिसको दान दे दिया जाता है वो दान कभी वापस नहीं लिया जाता है। और कन्यादान से मतलब है कि बेटी को जब पराया कर दिया जाता है तो उसका माँ के घर पे कोई अधिकार नहीं है, बाप के घर पे कोई अधिकार नहीं है, तो बेटी कोई दान की चीज नहीं है। उसको दान देना बिल्कुल गलत बात है। बेटी पराई है पर वो दोनों घरों की बेटी है, उसको दान देना बिल्कुल गलत बात है। कोई दान देने की चीज ही नहीं है बेटी। निम्नलिखित पंक्तियों की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ ने कहा है माँ ने कहा पानी में झाँक कर जलने के लिए नहीं है, यानी यहाँ पर कवि ने मैंने आपको अर्थ समझाया है कि माँ ने कहा कि पानी में झाँक कर देखना, झाँक कर अपने चेहरे पे मत रिझना, घमंड मत करना, मैं सुंदर हूँ, सुंदरता कुछ पल की है और आग रोटियां सेकने के लिए, जल मरने के लिए नहीं है। या इस प्रकार की यहाँ इस पंक्तियों की आप बहुत अच्छे से लंबी चौड़ी व्याख्या कर सकते हो। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, यानी यहाँ पर कवि वही कह रहा है कि वस्त्र और आभूषण पहन के अपने उस पर मत रिझ जाना कि मेरे पास इतने वस्त्र है, इतने आभूषण है ना। इस तरह के यहाँ पे कहा गया है कि लड़की हो पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बहुत अच्छी व्याख्या इसकी की जा सकती है। तो बच्चों आज यहाँ पर ये पाठ अपना समाप्त होता है। बहुत ही सुंदर पाठ, बहुत ही अच्छा पाठ ऋतुराज जी ने समाज में जो चल रहा है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, मेरा समझाना पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।